Hello students, good morning. My dear students, today we are going to discuss on a new chapter and the name of this chapter is coordination compounds. आज हम एक नए यूनिट की तरफ जा रहे हैं और इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और वैसे आप लोग ये समझते हैं बहुत टिपिकल है, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिकली ध्यान से बिना गैप किए पूरे वीडियोस लेक्चर्स देखते रहेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा रटने वाला पोर्शन नहीं है, इसको समझना ज्यादा है। इसलिए इस चैप्टर को रेगुलरली कंटिन्यूअसली वीडियो लेक्चर्स को आप देखेंगे और उनका जो भी वर्क दिया जा रहा है उसका डे बाय डे रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। तो व्हाट इज दिस यूनिट, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस unit? First of all, we are going to tell you about the aim of study of this unit. So, what is aim? First of all, you want to know about the coordination compounds. What are coordination compounds? What are complex compounds? किन compounds को हम coordination compounds कहते हैं, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। How these compounds can be formed? ये कंपाउंड्स कैसे आपको मिल सकते हैं, कैसे ये बनाए जा सकते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। What type of bonding is present in these compounds? Generally, you know that in compounds, ionic bond or covalent bonds are present, but what type bonding is present in these compounds or coordination compounds? Next, theories ऑफ बॉन्डिंग। इनकी बॉन्डिंग के टाइप को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। तो थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स और जनरल कंपाउंड से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। ये डाइवर्सिटी जो है इन कंपाउंड्स की क्या है, इसके बारे में हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे। IUPAC नेमिंग एंड आइसोमेरिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं इन कंपाउंड्स की और इनमें कौन कौन से टाइप की आइसोमेरिंग देखने को मिलती है। व्हाट आर यूजेस और एप्लीकेशंस ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या यूज है। हम इसमें डाइवर्सिटी वाली बात जो है इसके बारे में आपको बता दें कि जो सिंपल मेन ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स जनरली व्हाइट होते हैं। मेन ग्रुप के कंपाउंड्स कौन से हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के मेटल्स के जो सॉल्ट होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। बट ट्रांजिशनल मेटल सॉल्ट्स आर फाउंड इन एवरी कलर ऑफ द रेनबो। रेनबो के जो 7 कलर्स हैं उसमें हर तरह के कलर में ये देखने को मिलते हैं। तो ये कलरफुल कंपाउंड्स हैं। कलरफुल दुनिया में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, सीधी सादी दुनिया से कलरफुल दुनिया की ओर चलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इन कंपाउंड्स में और जो नॉर्मल कंपाउंड्स में है क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करने से पहले हम सॉल्ट्स के टाइप देख लें, किस किस तरह के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, किस किस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसके बाद हम ये एम आप चाहें तो इसको नोट कर लें। इसके बाद हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा हम सिंपल सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन दे दें, फिर हम कॉम्प्लेक्स की, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर चलने का हमारा हमेशा प्रिंसिपल रहता है कि पहले आसान से टफ की तरफ चलेंगे। तो सिंपल सॉल्ट्स के बारे में हम पहले समझ लें, सिंपल सॉल्ट्स क्या है। आपने सिंपल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो जनरली कैसे बनते हैं। सॉल्ट हैं क्या कि कोई भी एसिड
जब बेस से रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। सिंपल एसिड कोई ले लिया हमने HCl प्लस बेस ले लिया आपने NaOH, आपका सॉल्ट बन गया NaCl प्लस वाटर प्रोड्यूस हो गया। तो ये सॉल्ट जो है वो कैसा है, सिंपल सॉल्ट है। सिंपल सॉल्ट की कहानी ये है कि ये मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज्ड रहता है अगर वो सॉल्युबल सॉल्ट है तो। कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, स्पंजली सॉल्युबल होते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। तो इसकी विशेषता क्या है सिंपल सॉल्ट की, दीज सॉल्ट्स और सिंपल सॉल्ट्स डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। NaCl है, ये आपका Na और Cl में डिसोसिएट हो जाएगा, तो एक्वस सॉल्यूशन में ये Na और Cl का टेस्ट देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सिंपल सॉल्ट्स जो होते हैं वो आपके एसिड बेस को मिलाने से जनरली बनते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे टाइप के कंपाउंड्स हैं एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स क्या हैं, ये एडिशन कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें दो स्टेबल कंपाउंड्स आपस में ज्वाइन करते हैं एक डेफिनेट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में। तो these compounds are formed when two stable compounds join together in stoichiometric amounts. These compounds form when, कब, जब दो स्टेबल कंपाउंड, जैसे आपका NaCl है ये भी स्टेबल है, when two stable compounds join together in stoichiometric ratio। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में एक डेफिनेट रेशियो में, ऐसा नहीं है कि मन चाहे रेशियो में ये कॉम्बिनेशन कर जाएं। जिस तरह से केमिकल कॉम्बिनेशन में जो एलिमेंट्स एक डेफिनेट रेशियो में कॉम्बिनेशन करते थे, उसी तरह से यहां पर क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड्स एक डेफिनेट रेशियो में कॉम्बिनेशन आपस में करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ इस तरह के एडिशन कंपाउंड्स के बारे में। एक आपने कंपाउंड का नाम सुना होगा एडिशन कंपाउंड कार्नेलाइट। ये कार्नेलाइट क्या है, KCl NgCl2 और वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में आके ये एडिशन कंपाउंड बनाते हैं KCl NgCl2 into 6H2। ये किस तरह का कंपाउंड हमने बताया, एडिशन कंपाउंड है। नाम क्या है इसका, कार्नेलाइट। ये सी सॉल्ट्स में जनरली इस तरह के सॉल्ट अवेलेबल होते हैं और इसको हम कार्नेलाइट बोलते हैं। दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटाश एलम का, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस, 24H2O क्रिस्टलाइन वाटर, ये आपस में कंबाइन करके बनाएंगे K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। दिस इज पोटाश एलम। एक और हम एडिशन कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें हमने
आयरन साइनाइड में पोटेशियम साइनाइड मिलाया, FeCN होल ट्वाइस प्लस 4 KCN, तो आपका कंपाउंड बन गया FeCN का होल ट्वाइस इंटू 4 KCN, या हम इसको लिख सकते हैं K4FeCN6, K4 FeCN, ये 2 और ये 4, तो ये आपका हो गया कंपाउंड K4 FeCN6। ये तीन आपने अलग अलग तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखा। इनमें ये सारे एडिशन कंपाउंड हैं, लेकिन ये वाले जो कंपाउंड हैं दो, ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं वो इन दोनों कंपाउंड से ये नीचे वाला कंपाउंड जो है वो डिफर कर रहा है। कैसे डिफर कर रहा है? दीज आर डबल सॉल्ट एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। Now question arise, what is the difference between these two addition compounds? इन दोनों एडिशन कंपाउंड्स में अंतर क्या है? डबल सॉल्ट, एक दो आपके डबल सॉल्ट हैं, दो क्या हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इन एक्चुअली डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, क्यों एक दूसरे से ये डिफर कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो आपने क्या देखा कि सिंपल सॉल्ट्स जो होते हैं वो जनरली एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन जो एडिशन कंपाउंड्स बने जिसमें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनका क्या नेचर है, क्या ये आयनाइज होते हैं या नहीं होते हैं, या पार्शियली आयनाइज होते हैं या कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखना चाहेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो अब हम एडिशन कंपाउंड्स जो दो टाइप के हैं इनको आगे डिटेल में देखना चाहते हैं। आगे देख लीजिए, हमने जैसे अभी आपको बताया कि सिंपल सॉल्ट्स कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द एक्वस सॉल्यूशन और इन द सॉल्यूशन, बट एडिशन कंपाउंड डिसोसिएट और नॉट, वी विल स्टडी। तो एडिशन कंपाउंड्स अभी आपने कितने तरह के पाए? एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 डबल सॉल्ट एंड नंबर 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। देखिए दोनों ही क्या हैं, दोनों सॉल्ट्स में जो है वो दो या दो से अधिक सिंपल सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन हुआ है, लेकिन एक अंतर आप इसमें समझ लें कि डबल सॉल्ट में जो आपके सिंपल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में है, जबकि जो आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हैं उनमें इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इन these salts, simple salt are present, are always present in equimolar proportion। तो पहली बात तो ये हो गई कि जो भी डबल सॉल्ट होंगे, जैसे आपने अभी देखा था KCl MgCl2 इक्वल मोल्स, K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस इक्वल मोल, और इसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में सिंपल सॉल्ट जो है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, सिंपल सॉल्ट
may or may not present in equimolar proportion। पहला डिफरेंस ये हो गया। जैसे आपने देखा था K4 FeCN6 में FeCN6 और KCN का जो रेशियो था वो 1:4 था, तो इक्विमोलर प्रोपोर्शन नहीं था। तो पहला डिफरेंस हो गया डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि डबल सॉल्ट जो है वो जनरली इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं और आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डबल सॉल्ट के बारे में है कि जब भी उनको हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो अपने आइडेंटिटी खो देते हैं। वो केवल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी को घोलने पर खत्म कर देते हैं। तो दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट but loses their identity in aqueous state। इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या है, वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को एक्वस सॉल्यूशन में भी बनाए रखते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, दे एग्जिस्ट बोथ इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। That is, they retain their identity in aqueous solution। Also, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी हम डबल सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन में या इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो चूंकि वो आयनाइज हो जाते हैं, इनकी अपनी आइडेंटिटी इनकी फिनिश हो जाती है, बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं और इसलिए अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जैसे हमने अभी बताया कि वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं बल्कि वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। तो तीसरा पॉइंट, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर they ionize completely, they ionize। फॉर एग्जाम्पल NaCl को आपने डिसॉल्व किया वाटर में तो Na आयन बना और क्या बन गया, Cl आयन, और इसका कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया, बट आपके जो कॉम्प्लेक्स साल्ट हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो लिख लीजिए इसमें कॉम्प्लेक्स, या ऐसे लिख लें, दीज आर नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली into water। मतलब ये वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, बट गिव्स कॉम्प्लेक्स आयन
जैसे इसमें आपने एग्जांपल आपने क्या देखा था, NaCl, इसको जब हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो Na आयन बन गया था और क्या बन गया था, Cl आयन। लेकिन इस केस में आप देखिए क्या होगा, K4FeCN6 है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आपका कंप्लीटली आयनाइज न होकर पार्शियली आयनाइज होता है और कौन कौन से आयन देता है, एक तो 4K आयन एंड FeCl6। दिस आयन इज कॉम्प्लेक्स आयन। इस आयन को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये अलग नहीं कर पाए, जिसको आसानी से आप अलग नहीं कर पाए, दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स पार्ट। So this is complex part in which Fe ion is coordinated with 6 Cn ions by coordinate bond. Each carbon atom in cyanide ion, each carbon atom donate the nitrogen atom donate or carbon atom can donate the electron pair to the Fe by coordinate bond. So cyanide ions are connected with the Fe with coordinate bond. So these are coordinate compound या complex compound। complex इसलिए कि आसानी से अलग नहीं हुए। तो क्या खास बात इसमें देखी कि जब भी इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जबकि ये वाले जो कंपाउंड हैं डबल सॉल्ट वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक्वस सॉल्यूशन इसका टेस्ट करेंगे तो वो इन आयनों का टेस्ट देंगे। तो इट मींस इन एक्वस सॉल्यूशन they give the test of किसका टेस्ट देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट का। they give the test of all their constituents। लेकिन अगर आप इसका टेस्ट करेंगे तो आपका ये के आयन का टेस्ट तो देगा, Fe आयन और साइनाइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब वे सभी अपने इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का टेस्ट नहीं देते हैं। तो दे डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ देयर ऑल इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बात समझ गए ना कि इनका जब हम टेस्ट करेंगे तो ये NaCl का नहीं, Na आयन और Cl आयन का टेस्ट देंगे। लेकिन जब हम इसके एक्वस सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे तो पोटेशियम का तो कॉन्स्टिट्यूएंट पोटेशियम है, आयरन है, साइनाइड है, लेकिन पोटेशियम का तो टेस्ट आएगा, आयरन का और साइनाइड का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये अभी भी आपस में जुड़े हैं। तो इसकी Fe और Cn से डिफर प्रॉपर्टी होगी, इसलिए इसमें हम जो है टेस्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट का नहीं पाते। अगली बात है कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो उसमें जो मेटल आयन प्रेजेंट होता है अपनी नॉर्मल वैलेंसी को शो करता है, लेकिन इसमें जो आयरन है ये अपनी नॉर्मल वैलेंसी को शो नहीं करेगा, बल्कि ये दो तरह की वैलेंसीज को शो करता है, जिसमें एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसमें लिख लें, इन दीज सॉल्ट्स मेटल आयंस shows their normal valency। लेकिन इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल आयंस दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, एक आपकी प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। तो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स metal ions shows
two types of valencies, primary and secondary. तो दो तरह की वैलेंसी हो गई, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, दो टाइप की वैलेंसी इसमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये सारे डिफरेंस हैं, वो दोनों सॉल्ट्स जो आपके बन रहे थे, जो हमने इससे पहले आपको बना के बताए थे, एक कार्नेलाइट, एक पोटाश एलम और तीसरा K4Fe6। तो आपका जो K4Fe6 था वो इस कैटेगरी में होगा, और जो आपका डबल सॉल्ट है वो जो कार्नेलाइट और आपका दूसरा था पोटाश एलम, वो इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्नेलाइट KCl MgCl2 into 6H2O, ये है कार्नेलाइट। दूसरा आपका था K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस into 24H2O, और इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा K4Fe6, because in K4Fe6, K4 and Fe6 two ions are obtained, but they do not dissociate completely in the solution. इसके अलावा भी हम कुछ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बता दें। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके हैं, जैसे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल आपके पेड़ पौधों में होता है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो आपको बता दें जो कलरफुल कंपाउंड्स होते हैं इनमें जनरली मेटल आयंस प्रेजेंट रहते हैं, डी ब्लॉक के मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं। उनका कलर क्यों आता है उसके बारे में भी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोफिल का जो कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैंगनीज का। याद रखें, नोट कर लें कि क्लोरोफिल इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Mn2। किसका, मैंगनीज का। Mn2 का ये आपका कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्लोरोफिल। दूसरा हीमोग्लोबिन, ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है वो कंपाउंड है आयरन का, किसका, Fe2 का। तो हीमोग्लोबिन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ Fe2। सिमिलरली विटामिन B12, दिस इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। तो ये पूछ लिया जाता है विच मेटल इज प्रेजेंट इन chlorophyll, which metal is present in hemoglobin, which metal is present in vitamin B12। तो इस तरह से हमें हमारे ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, और ज्यादातर कलर्ड होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे कि हमने बताया था कि सिंपल सॉल्ट जो है वो कलर्ड नहीं होते हैं। तो इस तरह हमने आप पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में क्या देखा कि कितने तरह के आपके, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम इज अटैच्ड विद सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे आपका K4Fe6 है, इसमें आपका जो Fe है हम यहां पर बनाए दे रहे हैं, Fe जो है वो 6Cn से आपके चारों तरफ घिरा हुआ है। ये आपके Cn है, Cn है, Cn है, Cn, Cn, Cn। तो ये आपका पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। चूंकि सारे साइनाइड आयन जो है वो इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। इस वजह से ही हम इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए, जटिल इसलिए कि इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते। आप जिस तरह दांतों में अंगुली दबा लें, आसानी से नहीं खींच सकते, उसी तरह से ये चारों तरफ जो न्यूट्रल एटम या आयंस हैं इनके द्वारा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन से ये बंधे रहते हैं, आसानी से अलग नहीं होते हैं। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स in which central atom is attached with some groups, neutral groups or anions by coordinate bond. So we can define the coordinate compound in this manner. तो ये आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन हो गई।
आगे की ओर चलते हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए कुछ टर्मोलॉजी का यूज करते हैं, जनरल टर्मोलॉजी। इसको हम आपको टर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डाल दें सम इंपॉर्टेंट टर्म्स अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सम इंपॉर्टेंट terms about coordination compounds। देखिए, हम पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिख रहे हैं और उसके बाद हम उन टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। K4 FeCN6 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने ये लिख लिया। दूसरा एक और लिख लेते हैं CONH3 का होल 6 Cl3। अब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, तो पहले तो आपको बता दें कि जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है इस पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये वाला आपका होता है आयनिक स्फीयर। इसको क्या कहते हैं? जो आपका इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है वही तो आयनाइज होता है, इसलिए इसको हम आयनिक स्फीयर बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो K4 वाला आयनिक स्फीयर है और इसके अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी बोलते हैं और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं अगर इस पे चार्ज है, और नहीं तो कॉम्प्लेक्स पार्ट बोला जाएगा। और आयनिक स्फीयर को हम काउंटर आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटर आयन। तो सबसे पहले तो हमने इसमें ये देख लिया कि इसके दो पार्ट हैं, एक आयनाइज होने के बाद दो पार्ट बनते हैं। एक तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के एनक्लोज्ड पार्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर and the part which is out of the square bracket is called counter ion और ionic sphere। ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए ये वाला जो पार्ट है ये CO कोबाल्ट है, इसको हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये सेंट्रल पार्ट है इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। चारों तरफ ये इन मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है और जिन मॉलिक्यूल से ये घिरा हुआ है ये जो आपके NH3 पार्ट, ये वाले पार्ट है, इनको बोलते हैं लिगेंड्स। ये वाला सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम हो गया या आयन हो गया। इसके बाद ये जो मेटल के तुरंत बाद लिखे जाते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही होते हैं, इनको लिगेंड्स बोलते हैं। लिगेंड लाइगेट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, इसलिए इनको लिगेंड्स बोला जाता है। और इसके बाहर NH3 ये लिगेंड है, 6 आपके लिगेंड्स आप चारों तरफ कोबाल्ट के हैं, तो ये 6 क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम क्या कहेंगे? 6 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और ये बाहर वाला जो पार्ट है ये Cl3, ये हमने आपको बता ही दिया है, ये है काउंटर आयन। तो अब इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन, व्हाट इज लिगेंड्स, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हाट इज आयनिक स्फीयर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इसको एक एक करके हम एक्सप्लेन करे दे रहे हैं, आप सुनते जाइए। सेंट्रल मेटल एटम,
or ion. The metal atom or ion to which one or more neutral molecules or ion attached with coordinate bond is known as central metal atom. इससे देखिए 6 CN जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम से Fe से, और इससे कोबाल्ट से 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर एक बात नोट में और लिखनी होगी कि जो सेंट्रल मेटल एटम आयन है उसके पास कम एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, जिससे उससे जो लिगेंड्स द्वारा डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनको एकोमोडेट कर सके। तो इसमें एक बात नोट में ये लिख देंगे कि द सेंट्रल मेटल एटम और आयन मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेटेड बाय डोनर एटम और लिगेंड। ये बात इसमें नोट में लिख देंगे। तो पहला पार्ट आपने डिफाइन कर लिया, क्या? सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये सारे आपको पॉइंट्स नोट करने हैं कंप्लीटली जो हम बोल के बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हेडिंग्स डाल दिए, आपने भी हेडिंग डाल के छोड़ दिया। आपने जितना बोर्ड पे लिखा है उतना हम जो डिक्टेट कर रहे हैं उसको भी कंप्लीटली आपको नोट करना है, ठीक है ना? समझ गए होंगे। दूसरा बात, उसके बाद आता है दूसरा पार्ट, लिगेंड्स। आपको सीखना है इसलिए आपको नोट रखना है। अभी तो आपने सुन लिया, अभी याद है, थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे, इसलिए इसको आपको नोट करना है। लिगेंड्स, ये जो डोनर एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इनको लिगेंड्स कहते हैं। तो हाउ विल यू राइट the definition of ligands? The donor atoms, molecules or ions. Ion are anion because metal is cation, so these are anions, which donate the pair of electrons to the central metal atom or ion by the coordinate bond are called ligands. समझ गए होंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो कहलाते हैं लिगेंड्स। इन लिगेंड्स के बारे में भी एक बात, स्पेसिफिक बात नोट में लिखनी है कि जो लिगेंड्स होते हैं उनमें 2 एटम हैं या 3 एटम हैं, लेकिन उसमें से कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और उसको हम डोनर एटम कहते हैं। तो इन लिगेंड्स पर्टिकुलर एटम कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर which is called donor atom, and generally nitrogen, sulfur, oxygen or halogens. Halogens FClBrI ये है, FClBrI. These atoms acts as donor atom, ठीक है ना? तो इनके बाद ये लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बाद में करेंगे। तो दूसरा हो गया लिगेंड्स। तीसरा अभी हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? हम अगर K4FeCN6 में देखें तो FeCN6 आयन, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर is constituted by the central metal atom and ligands, and it is always enclosed in square bracket. So you can write the central metal atom and the ligands directly attached to it by coordinate bonds forms the coordination sphere, or collectively known as coordination sphere, and it is always written in the square bracket. ठीक है ना? अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये 3 तरह का हो सकता है। कैसा? कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, डिपेंड अपॉन द चार्ज। ये कैसा है आपका? एनायनिक है, तो ये एनायनिक है, इसमें
ये कैटायनिक होगा। देखिए जिसमें काउंटर आयन पहले होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में होता है, वो एनायनिक होता है, और जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले होता है वो कैटायनिक होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों पार्ट कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसे होंगे, न्यूट्रल। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ गए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। एक न्यूट्रल आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी आपको बताना है, FeCO का होल 5, ये कैसा है, न्यूट्रल। ये कैसा था, एनायनिक। कैटायनिक के बारे में देख लें, कैटायनिक में ये आपका आ जाएगा CONH3 का होल 6 प्लस 3 चार्ज, और FeCO का होल 5। ये कैटायनिक हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि जो आयनिक स्फीयर है वो 3 तरह का हो सकता है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। इसके बाद आता है आयनिक स्फीयर और काउंटर आयन। आयनिक स्फीयर या काउंटर आयन, जैसा भी हमने आपको बताया था कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाला पोर्शन, द पोर्शन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट which is ionizable part is called ionic sphere. For example, in K4Fe6, 4K plus ions are the part of ionic sphere. तो आयनिक स्फीयर हो गया। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सेंट्रल एटम होता है उस पर कोई ना कोई चार्ज होता है और वही चार्ज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज द चार्ज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल एटम एंड which can be calculated as follows. You want to calculate the charge on Fe in K4Fe6. You want to know the oxidation state of Fe. It is calculated simply as you have calculated the oxidation number in first year class. कैसे कि जिसका निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट वो x माने, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe is x। तो ये हो जाएगा 4 इंटू के की प्लस 1 प्लस Fe की आपने x मान लिया है प्लस 6 इंटू साइनाइड पर -1 चार्ज होता है इक्वल 0। तो ये हो जाएगा प्लस 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। तो x इक्वल प्लस 2 आ गया। मेटल है, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में ही निकलेगी। और इस तरह से हम आयरन को जब भी लिखेंगे तो Fe सेकेंड करके लिखा जाता है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका पर्पस है, उसका नेमिंग करते समय उसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिख दी जाती है। तो ये Fe सेकेंड, Fe इज इन द सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। ये 5 हो गए। 6 पार्ट आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। जैसे ये है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन क्या है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड एटम्स एंड सेंट्रल एटम। मतलब वो स्पेशल अरेंजमेंट जो लिगेंड्स के सेंट्रल एटम के डायरेक्टली अटैच होने के बाद वो ऑक्यूपाई करते हैं, वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। जैसे आपका K4Fe6 की बात कर लें तो इसमें Fe से Cn ये जो है जुड़ेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में आएंगे। तो इस तरह से ये जिस अरेंजमेंट में आते हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। दिस में बी टेट्राहेड्रल, दिस में बी ऑक्टाहेड्रल, दिस में बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और दिस में बी स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह के अलग अलग तरह के अरेंजमेंट इनके बनते हैं, ये कहलाते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन। एक लास्ट बात और है, इसको जल्दी से आप चाहें तो देख लें, नोट कर लें। हम एक बात और, लास्ट टॉपिक इसमें आ रहा है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक
देखिए, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर केवल एक ही तरह के लिगेंड्स होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे बोले जाते हैं? होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स बोले जाते हैं। इसमें केवल CN लिगेंड है, दूसरे तरह का कोई लिगेंड नहीं है। जबकि CO NH3 का होल ट्वाइस Cl2Cl, इस कॉम्प्लेक्स में CO NH3 का होल 4, CO NH3 का होल 4 Cl2 बाहर Cl। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? ये हेट्रोलैप्टिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो तरह के लिगेंड्स अवेलेबल हैं। तो जिनमें दो या दो से ज्यादा तरह के लिगेंड्स अवेलेबल होते हैं वो आपके हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोले जाते हैं, और जिनमें केवल एक ही टाइप के लिगेंड्स अवेलेबल होते हैं वो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोले जाते हैं। तो आज हमने आपको ये इंट्रोडक्शन बताया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कौन कौन से टर्म यूज करते हैं, इन सारे टर्म्स को आपके 5 ये हैं। छठवां आपका इसमें लिखा नहीं है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जैसा बताया था कि वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो सेंट्रल एटम और लिगेंड्स आपस में जुड़ने के बाद ऑक्युपाई करते हैं वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, ठीक है ना, और स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। इस तरह के तमाम अरेंजमेंट इसमें होते हैं। तो ये सारा जो है आज हमने आपको डिक्टेट किया, इसके सभी के नोट्स बनाइए और शाम तक आप हमारे पास इन नोट्स को कंप्लीट करके आपको भेजना है। हम आगे जो डिस्कस करेंगे उसमें लिगेंड्स के बारे में और फिर उसके नोमेनक्लेचर के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज इतना आप कंप्लीट करके हमारे पास सेंड करिए, जिससे ये पता चले कि हाँ आपने लेक्चर को देखा, कंप्लीटली सुना, जिससे आगे की लर्निंग प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।